नमस्कार। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कवि भूषण के बारे में। कवि भूषण का परिचय पढ़ेंगे। कवि भूषण, देखिए बेटा, पिछला जो पाठ था, पिछला जो कवि आपने पढ़ा था वह था बिहारी। और बिहारी जी और भूषण दोनों का संबंध एक ही काल से रहा है। दोनों एक ही प्रकृति के कवि रहे हैं। दोनों ही रीतिकाल के कवि हैं। कवि बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि थे, लेकिन भूषण का भी स्थान रीतिकालीन कवि में सर्वोपरि है। हाँ, कवि भूषण ने रीतिकालीन कवियों की प्रवृत्ति से हटकर थोड़ा कार्य किया है। क्यों? क्योंकि रीतिकाल दरबारी संस्कृति है और दरबारी संस्कृति में श्रृंगार से संबंधित रचनाओं का ज्यादा लेखन हुआ है। श्रृंगार से संबंधित कविताएं लिखी गई हैं। जबकि यहाँ अपन कवि भूषण के बारे में देखें तो कवि भूषण के काव्य में आपको वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। कौन से रस की, कौन से काव्य की प्रधानता देखने को मिलती है? वीर रस अर्थात वीर काव्य की प्रधानता आपको इनके काव्य में देखने को मिलती है। हालांकि कवि भूषण भी दो तीन दरबारों में रहे हैं। इनका ज्यादा जो जिस दरबार से लगाव था वो था मराठा शासक शिवाजी। शिवाजी के दरबार में भी बहुत बड़े और यूं कहें कि प्रशंसनीय कवि थे। इसके अलावा ये छत्रसाल के दरबार में भी आश्रित थे। तो कह सकते हैं कि कवि भूषण दरबारी संस्कृति के श्रेष्ठ कवि थे। इनका स्थान दरबारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य कवियों की तरह इन्होंने काव्य लेखन किया है। अपने जो आश्रयदाता थे उनकी प्रशंसा में भी काव्य किया है। उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की है। मराठा शासक शिवाजी को तो इन्होंने शेर से भी बढ़कर शक्तिशाली बताया है। और पता नहीं कौन कौन सी विशेषताएं मराठा शासक शिवाजी के अपने काव्य में इन्होंने सर्जित की हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कवि भूषण के बारे में। तो देखिए बेटा, लिखिए, ये रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि हुए हैं। रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि हुए। देखिए बेटा, ये क्या है रीतिबद्ध, रीतिछेद? आपने बिहारी के बारे में पढ़ा था रीतिछेद, यहाँ आप पढ़ रहे हैं रीतिबद्ध। और एक है रीतिमुक्त। रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में रखा गया है, जिसमें रीतिबद्ध, रीतिछेद और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के 7 उदाहरण भी लिखे हैं। रीतिछेद कवि वे हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं लेकिन उदाहरण नहीं लिखे। और रीति मुक्त कवि वे हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार की कोई लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है। तो ये रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि हुए हैं। ये दरबारी संस्कृति के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब देखते हैं इनका जन्म। इनका जन्म हुआ है बेटा 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और जन्म स्थान के बारे में अपन चर्चा करें, जन्म स्थान, तो ये तो शायद आप समझ गए होंगे, आपने पढ़ लिया अभी कक्षा 11 और 12 में दोनों में पढ़ा है कि बहुत से कवि ऐसे हैं जिनका जन्म संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से रहा है। तो इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले के टिकवापुर गांव में हुआ था।
तो लिखिए उत्तर प्रदेश राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले के तिकुआपुर या तिकुआपुर गांव में हुआ। ये एक ही है, चाहे आप टी लिख दो चाहे कि आप टी लिख दो, दोनों एक ही गांव के नाम हैं यहाँ। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले में हुआ था। इनका मूल नाम देखिए बेटा, ये इनका भूषण इनका नाम नहीं था, बल्कि क्या था मूल नाम, तो देखिए मूल नाम, इनका मूल नाम था बेटा घनश्याम। क्या नाम था? घनश्याम। इनको कहीं कहीं पर साहित्य में पतिराम के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका मूल नाम क्या था? घनश्याम था। ये जो भूषण है, यह है तो इनकी उपाधि है। भूषण क्या है? इनकी उपाधि है, जो चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी के द्वारा प्रदान की गई थी। तो मूल नाम यह हो गया। इनकी उपाधि देखिए। भूषण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकृत करना, सुशोभित करना, सज्जित करना है। तो क्या है इनका मूल उपाधि? उपाधि है भूषण। भूषण। इनको यह उपाधि, इनको यह उपाधि चित्रकूट के राजा, चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी के द्वारा रुद्रशाह सोलंकी के द्वारा इनको यह उपाधि दी गई थी। चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने यह उपाधि प्रदान की थी। इनके पिता का नाम देखिए। पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। क्या है? रत्नाकर त्रिपाठी। देखिए बेटा, इनका जो वंशज था यह मूलतः काव्य लेखन से ही रहा है, दरबारी संस्कृति से जुड़ा रहा है, काव्य लेखन करने वाला रहा है। इन्होंने कई दरबारों में कार्य किया है इनके परिवार वालों ने। तो क्या होता है, साहित्य में दो कवि और मिलते हैं। एक तो हैं, एक जो इनके भाई थे, एक तो है चिंतामणि त्रिपाठी और एक है मतीराम। ये इनके भाई थे। तो आप एक नोट लिख लीजिए, यहाँ नोट लिखो। प्रसिद्ध कवि, नोट में लिखेंगे आप प्रसिद्ध कवि प्रसिद्ध कवि चिंतामणि व मतीराम इनके भाई थे। चिंतामणि व
मतीराम इनके भाई थे। बहुत बड़े कवि थे, चिंतामणि त्रिपाठी भी, मतीराम भी, और इनका नाम हो ही गया घनश्याम। तो इनका जो पिता जो थे वो भी दरबारी संस्कृति से संबंध रखते थे। जाति देखिए, इनकी जाति, अभी इनका जीवन परिचय चल रहा है। जाति थी इनकी कन्याकुब्ज ब्राह्मण, कन्याकुब्ज ब्राह्मण। इनकी जाति थी बेटा कन्याकुब्जी ब्राह्मण, जाति से संबंध रहा है कन्याकुब्ज ब्राह्मण से। अब जो काव्य भाषा थी वो देखिए, काव्य भाषा थी बेटा ब्रज। काव्य भाषा कौन सी थी? ब्रज। इनकी काव्य भाषा रही है ब्रज। अब आप यहाँ एक नोट डालिए, इनको अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू भाषाओं में भी विद्वता प्राप्त थी। इनको अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू भाषाओं में भी विद्वता प्राप्त थी। विद्वता यानी ये कई भाषाओं के जानकार थे, कई भाषाओं में इन्होंने काफी कुछ किया है। अब आइए देखिए काव्य की विशेषताएं अपन देखते हैं। तो प्रमुख रस, प्रमुख काव्य रस। तो देखिए यहाँ ध्यान देना है आपको कि इन्होंने अन्य रीतिकालीन जो कवि थे उनकी परंपरा से हटकर लेखन कार्य किया है। क्यों? क्योंकि रीतिकालीन जो कवि हुए हैं उनमें श्रृंगार की प्रधानता है, लेकिन इनके काव्य में वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। तो काव्य रस कौन सा हुआ? वीर रस। कौन सा? वीर रस। आप यहाँ एक नोट डालिए बेटा, नोट डालो और लिखो, ये रीतिकालीन अन्य कवियों की परंपरा से हटकर, अन्य कवियों की परंपरा से हटकर लेखन कार्य करने वाले कवि थे। लेखन कार्य करने वाले कवि थे क्योंकि रीतिकालीन कवियों का संबंध श्रृंगार रस से रहा है, श्रृंगार रस से रहा है। लेकिन कवि भूषण का संबंध अर्थात इनके काव्य में, श्रृंगार की जगह है वीर रस की प्रधानता दिखाई पड़ती है। वीर रस की प्रधानता दिखाई पड़ती है। वीर रस की प्रधानता दिखाई पड़ती है। अब लिखिए आप प्रमुख रचनाएं। अब लिखिए प्रमुख रचनाएं, कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो देखिए।
देखिए बेटा, रीतिकालीन कवियों की एक विशेषता रही है कि ये जिस दरबार में, जिस राजा के आश्रय में रहकर कार्य करते थे, उसकी प्रशंसा में उसके नाम पर लेखन कार्य किया करते थे। तो शिवाजी के दरबार में रहा करते थे। तो देखिए, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, छत्रसाल दशके, अलंकार प्रकाश इत्यादि। तो देखिए बेटा, छत्रसाल के दरबार में भी रहे थे और शिवाजी के दरबार में भी ये रहे थे। तो इनके आश्रयदाता लिख लो, मराठा शासक शिवाजी, व छत्रसाल। ये मराठा थे और ये मध्य प्रदेश के थे। छत्रसाल जो थे, छत्रसाल मध्य प्रदेश से अपना संबंध रखते थे और ये मराठा शासक थे। तो ये इनके आश्रयदाता कवि हुए हैं। अब देखिए बेटा, अपन देखते हैं, ये तो मराठा हो गए महाराष्ट्र के, और ये मध्य प्रदेश में पन्ना नामक जगह है, वहाँ के थे, मध्य प्रदेश में है। अब देखें अपन, नोट लिखे नोट। तो पहला ही लिख लीजिए, ये रीतिकाल के राष्ट्र कवि कहलाते हैं। देखिए बेटा, एक तो राष्ट्र कवि, कौन है राष्ट्र कवि? मैथिली शरण गुप्त, और एक है रीतिकाल के राष्ट्र कवि, कौन? कवि भूषण। ये रीतिकाल के राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। दूसरा जो नोट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पन्ना के शासक छत्रसाल ने, पन्ना के शासक छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा दिया था। पन्ना के शासक छत्रसाल ने इनकी पालकी को क्या दिया था? कंधा दिया था। तो ये कवि थे। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है, इनको
इनको इंद्रजिमी जंब पर कविता के लिए 52 हाथी 52 लाख रुपए व 52 गांव पुरस्कार स्वरूप मिले थे। हुआ क्या था कि ये कविता आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। कविता थी इंद्रजिमी जंब पर वाडवजू अम्ब पर। यह कविता इन्होंने मराठा शासक शिवाजी के दरबार में 52 बार गाकर सुनाई थी। कितनी बार? 52 बार, 52 बार गाकर सुनाई थी, जिसके कारण शिवाजी ने प्रसन्न होकर इनको 52 हाथी 52 लाख रुपए और 52 गांवों की जागीर इनको पुरस्कार स्वरूप मिली थी। अब अपन देखते हैं इनका निधन। इनका निधन हुआ था बेटा 1715 ईस्वी में। 1715 ईस्वी में। तो ये थी बेटा जी कवि भूषण, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। और इनकी कविताएं जब आप पढ़ेंगे तो पूरी वीर रस से ओतप्रोत कविताएं हैं। इनके काव्य में पूरी तरह वीर रस से भरा पड़ा है। तो ये आप वीडियो ध्यान से सुनिए, पढ़िए, लिखिए, होमवर्क कीजिए। PDF भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास पहले से ये कवि परिचय कंप्लीट लिखे हुए हैं। धन्यवाद।